हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ 60 क्वेश्चंस जो कि आपके DSSP और यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही यूजफुल हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Now start with question number 1. Cost functions are derived from. जो cost function है वो कहाँ से derive किया जाता है? Production function से. Option number B is the right answer. The U shape of the average total cost curve reflect. जो average total cost curve है उसकी U shape क्या reflect करती है? उसकी U shape reflect करती है the law of variable proportion. Law of variable proportion जो है short term से related है, यानी कि ये शॉर्ट रन का लॉ है। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम फैक्टर्स आर फिक्स। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन अ कंपनी इज इंक्रीजिंग द यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, देन एट द इनिशियल स्टेज प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीजिंग रेट, एंड आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम पॉइंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। यानी कि शॉर्ट टर्म में जो वेरिएबल फैक्टर है, और वो वेरिएबल फैक्टर कौन होता है? लेबर। सिर्फ शॉर्ट रन में एक लेबर ही वेरिएबल फैक्टर है जिसको चेंज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इनिशियली जैसे जैसे लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट लगाई जाती है तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, देन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, एंड आफ्टर दैट इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इस तरह से कुछ सिनेरियो बनता है। इनिशियली प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से, एंड आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम पॉइंट इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। दिस इज टीपी। और मार्जिनल प्रोडक्शन इस टाइप से कुछ होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और नेगेटिव ये होता है जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या होता है? 0 होता है। और जैसे ही टीपी डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, कब होता है? जब एमपी नेगेटिव होता है। आई एम रिपीटिंग, टीपी इज मैक्सिमम व्हेन एमपी इज 0, TP is increasing when MP is positive. When MP become negative, TP start declining. TP for total production, MP for marginal production. क्लियर है? बस इतना ही बताऊंगी क्योंकि ज्यादा डिटेल करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस मीन्स whatever the consumer is ready to pay for a commodity and what he actually pay, the difference of that is called consumer surplus. यानी कि सपोज किसी चीज के लिए कंज्यूमर एक्स पे करने के लिए रेडी है, या यू कैन से 10 रुपीज पे करने के लिए रेडी है और एक्चुअली में वो 8 रुपीज पे करता है, तो ये 2 रुपीज क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि कंज्यूमर जो रेडी है पे करने के लिए और जो एक्चुअल में पे करता है उसका डिफरेंस क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? तो सेकेंड का आंसर हमारा था बी। बिसाइड दिस आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका एवरेज कोस्ट और यू कैन से एवरेज टोटल कोस्ट कर्व है, आपका जो एवरेज वेरिएबल कोस्ट है और मार्जिनल कोस्ट कर्व है, उनकी शेप कैसी होती है? उनकी शेप होती है यू शेप। यानी कि इनिशियली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से कोस्ट डिक्लाइन होती है और उसके बाद स्लोली वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द टोटल फिक्स कॉस्ट इज, टोटल फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है। कैसी है? ओरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल है, हाइपरबोला है। अगर बात करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की, टोटल फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ आउटपुट। सपोज एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, ये कॉस्ट है, तो इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। आउटपुट 0 हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, इट रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी कि फिक्स कॉस्ट कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस और यू कैन से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो कई बार इस तरह से ऑप्शन हो सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस टाइप से भी ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज करो वेरिएबल कॉस्ट का आता है, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच हैव डायरेक्ट रिलेशन विथ आउटपुट। यानी कि आउटपुट इंक्रीजिंग, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग। ये 45 डिग्री पे बनता है। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट से डायरेक्ट रिलेशन है, आउटपुट इंक्रीजिंग, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग। ठीक है? जितनी भी चीजों के बीच में, वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है
डायरेक्ट रिलेशन होता है उनका स्लोप कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। कब बनता है, जब कैसी स्लोप होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है सेम फ्लो में एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो रही है। अगर हम बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व की स्लोप कैसी है, निगेटिव है, क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स और निगेटिव रिलेशन। प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज होता है। तो ये चीज भी दिमाग में अपने सेट कर लेना। जहां पे दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, अपवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सॉरी द शेप ऑफ एवरेज फिक्स, सॉरी थर्ड हमने किया था, गलती से मैंने फोर्थ में भी टिक लगा दी, हॉरिजॉन्टल। तो थर्ड का हमारा आंसर था हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। देन आपसे पूछा है द शेप ऑफ अ एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स का मतलब, कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज, बट इट कांट बी जीरो और नेगेटिव। इस तरह से फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है, किसका, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, मींस पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। आउटपुट इंक्रीजेस, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का आउटपुट से रिलेशन नहीं है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होंगी उतनी ज्यादा यूनिट्स में कॉस्ट डिवाइड होगी और पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट आर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड एस शेप। अगर आप टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एक्चुअल कर्व की बात करोगे तो वो क्या होती है, उल्टा एस होता है, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्लो में होती है। इस तरह से होती है टोटल कॉस्ट, और अगर वेरिएबल की बात करें तो वो भी इसी टाइप से कुछ होती है, इंक्रीज डिक्रीज जैसे वेरिएबल कॉस्ट। एक्चुअल कर्व इस टाइप से होता है, यानी कि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का आपसे कर्व पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, इनवर्स एस शेप, मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द इनवर्स एस शेप ऑफ द टीवीसी एंड टीसी आर ड्यू टू। ये जो इनवर्स एस है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वो किस वजह से होता है, अगेन दिस इज फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट आता ही शॉर्ट रन में है। लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि सारी कॉस्टों को बदला जा सकता है, तो वहां पे वेरिएबल कॉस्ट सारी होती है, फिक्स कॉस्ट का फंडा ही नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ पे एस शेप की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। द MC कर्व कट्स द AC कर्व एट। MC कर्व AC कर्व को कहाँ काटता है, MC कर्व AC कर्व को उसके मिनिमम पे काटता है। इस तरह से टोटल फंडा होता है। ये होता है आपका एवरेज कॉस्ट, फिर इस तरह से आपका मार्जिनल कॉस्ट, और एक क्या होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैं फ्री हैंड बना रही हूँ तो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को कहाँ पे काटती है, उसके मिनिमम पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे वो सबसे कम होगा। जब आप एक्चुअल बनाते हो तो हम वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द मिनिमम पॉइंट ऑफ ATC इज डैश पोजिशन ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC। जो एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के कहाँ होगा। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ना स्टार्ट होती है और एवरेज कॉस्ट बाद में होती है, तो हमेशा ये कहाँ रहेगा, राइट साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड, इट इज इंडिकेशन ऑफ। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में जो शिफ्ट डाउनवर्ड है, यानी कि जो कॉस्ट कम हो जाती है, उसका रीजन क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, लोअर फैक्टर प्राइस, बोथ। देखिए शिफ्ट डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है कि कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है,
और शिफ्ट अपवर्ड का मतलब क्या है, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। आई एम रिपीटिंग, शिफ्ट डाउनवर्ड का मतलब है कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, और शिफ्ट अपवर्ड का मतलब क्या है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो आपको डाउनवर्ड की बात कह रहा है, यानी कि कॉस्ट कम हो गई है। कॉस्ट कम होने का कारण क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो सकती है, और लोअर फैक्टर प्राइस, यानी कि जो इनपुट्स यूज हो रहे हैं उनका प्राइस कम होना भी रीजन हो सकता है। मीन्स इन दिस सिचुएशन बोथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द यू शेप ऑफ द LAC रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व की जो यू शेप है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, अभी मैंने पहले ही बताया, ये शॉर्ट रन लॉ है और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर होता है, वो क्या होता है, लेबर। जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है वो लॉन्ग रन का लॉ है, यानी कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। लेकिन हम वर्ड यूज जरूर करते हैं ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, लेकिन टेक्निकली एक्सप्लेनेशन में हम दो ही फैक्टर को यहाँ पे वेरिएबल मान के चलते हैं, किसको, लेबर और कैपिटल को। क्लियर है? कभी इसके ऊपर भी MCQ आए तो ध्यान रखना कि लॉन्ग रन में हम कहते हैं ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, लेकिन जब प्रोडक्शन फंक्शन की डिटेल को डिस्कस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो हम सिर्फ लेबर और कैपिटल की ही बात करते हैं, वहाँ पे और फैक्टर्स की बात नहीं करते हैं। क्लियर? तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात कर रहा है, वो डिक्लाइन और इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की वजह से। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज कर्व इन द ट्रेडिशनल थ्योरी इज। ट्रेडिशनल थ्योरी में जो लॉन्ग रन आपका कॉस्ट कर्व है, यानी कि L लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की बात हो रही है, और यू कैन से लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अगर हम कर्व की इनकी बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, एनवेलप कर्व होता है, प्लानिंग कर्व होता है, या बोथ होता है। देखिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन तो वहां पे कैसा होता है, एनवेलप शेप भी होता है और वो प्लानिंग कर्व भी होता है। क्यों होता है एनवेलप शेप और प्लानिंग, क्योंकि लॉन्ग रन में सपोज 5 साल का आपने पीरियड लिया तो आप हर साल के शॉर्ट रन कर्व बनाओगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और सबके मिनिमम पॉइंट्स को लेते हुए फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे, यानी कि मिनिमम पॉइंट को लेके इस तरह से कवर करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये सबको कवर कर देता है, इसलिए इसको एनवेलप शेप कहते हैं। इसके बेस पे फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है, ये प्लानिंग कर्व भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, अब ध्यान रखना यहाँ पे ट्रेडिशनल थ्योरी की बात हो रही है। ट्रेडिशनल थ्योरी में कर्व कैसा है, यू शेप है, और इसको एनवेलप कर्व या प्लानिंग कर्व कहते हैं। इन केस ऑफ मॉडर्न थ्योरी द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका शॉर्ट रन कर्व है वो कैसा होता है, सोशल शेप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन अगर इसी चीज को मैं लॉन्ग रन में कहूं कि भाई मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में कैसी शेप होती है, तो वो होती है एल शेप या जे शेप। आई एम रिपीटिंग, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, वो कैसा होता है शॉर्ट रन में, यू शेप। लॉन्ग रन में भी एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है, यू शेप। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में जो शॉर्ट रन कर्व है वो सोशल शेप होता है, और लॉन्ग रन कर्व कैसा होता है, एल शेप या जे शेप। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज सोशल शेप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। भाई ये जो सोशल जैसी शेप होती है वो क्यों होती है, वो होती है रिजर्व कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मॉडर्न इकोनॉमिक्स इस चीज पर आर्ग्यू करते हैं कि शॉर्ट रन में भी बिना कॉस्ट एड ऑन करे, बेटर प्लानिंग करके, कॉस्ट कम करके ज्यादा प्रोडक्शन की जा सकती है। यानी कि हमें कॉस्ट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, बेटर प्लानिंग करने की जरूरत है, जिससे कि आप अपनी रिजर्व कैपेसिटी का फायदा उठाकर बिना कॉस्ट एड ऑन किए प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। तो जो शेप है वो किसकी वजह से होती है, रिजर्व कैपेसिटी की वजह से। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एसेंशियल फॉर
फीचर ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका एसेंशियल फीचर है? वो एसेंशियल फीचर है मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मोनोपोली में होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है, यानी कि इंडस्ट्री किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है और सारी फर्म्स को उसी पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोडक्ट को सोल्ड करना पड़ता है। ठीक है। ओलिगोपोली में हाई रिजिडिटी होती है, यानी कि आप कुछ भी काम कर रहे हो आपको अपने कॉम्पिटिटर को देख के करना होगा। अगर आपका कॉम्पिटिटर प्राइस डाउन करता है तो आपको भी डाउन करना पड़ेगा। मीन्स कट एंड थ्रोट वाला कॉम्पिटिशन होता है कॉम्पिटिटर के साथ। क्लियर है? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होती है? मोनोपोली में। और ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी है ये पिगू ने दी है। इकोनॉमिक्स का नाम है पिगू। अगर कभी आता है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अंडर मोनोपोली द स्लोप ऑफ एआर। मोनोपोली में स्लोप ऑफ एआर कैसी होती है? देखिए मोनोपोली में इस तरह की होती है, ये होता है एमआर और ये क्या होता है? एआर। यानी कि कैसी स्लोप है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक दोनों में सेम होती है, सिर्फ स्लोप में डिफरेंस होता है। ठीक है। एक में स्टीपर होती है, एक में स्ट्रेट सी हो जाती है थोड़ा सा, लेकिन दोनों में अगर मोनोपोली पूछे या मोनोपोलिस्टिक पूछे दोनों में कैसी स्लोप होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे परफेक्ट कंपटीशन में पूछे तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसी स्लोप होती है? हॉरिजेंटल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि AR इज इक्वल टू MR, इस तरह की स्लोप होती है इज इक्वल टू प्राइस। क्लियर? और यही क्या होता है इनका? AR ही क्या होता है? डिमांड कर्व भी होता है। यानी कि अगर मोनोपोली में डिमांड कर्व पूछे तो भी आप क्या कहोगे? हॉरिजेंटल। और अगर परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व पूछे तो भी वो क्या होगा? हॉरिजेंटल। और मोनोपोली में डिमांड कर्व पूछे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है? AR को। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मोनोपोली मार्केट कौन सी है? सिंगल सेलर मार्केट, सिंगल बायर मार्केट, सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर मार्केट, नन। देखिए मोनोपोली कैसी मार्केट है जिसमें कि एक ही सेलर होता है। जिसमें एक बायर होता है उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। जिसमें एक बायर और एक सेलर होता है उसे क्या बोलते हैं? ड्यूल मोनोपोली। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ मोनोपोली मार्केट देयर इज, अभी हमने डिस्कस किया मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल बायर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन द मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी इन डिफरेंट। देखिए जो मोनोपोली है, मोनोपोली में 3 डिग्री होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया पिगू ने दी है 3 तरह की डिग्री दी है। मोनोपोली में 3 तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री होती है। पहली डिग्री क्या होती है कि डिफरेंट कमोडिटी की यूनिट के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। सपोज किसी ने 10 यूनिट परचेज की है तो पर यूनिट अलग प्राइस चार्ज किया है, किसी ने 100 की है तो पर यूनिट अलग प्राइस चार्ज किया है। तो अगर अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, यानी कि फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर अलग अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि एक ग्रुप से सपोज 10 रुपीज पर यूनिट चार्ज किया, दूसरे ग्रुप से 15 रुपीज पर यूनिट चार्ज किया, तो उसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग मार्केट से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है तो उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग मार्केट से जिनमें की कोई इंटरलिंक नहीं है, जिनमें की आपकी जो पॉसिबिलिटी है कि एक मार्केट से परचेज करके कोई दूसरी मार्केट में सोल्ड आउट कर देगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी एज्यूम की जाती है कि वहां पे पॉसिबल नहीं है जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो थर्ड डिग्री में क्या किया जाता है? डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ मोनोपोली में ही पॉसिबल है और कहीं पे पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट। मोनोपोलिस्ट कहाँ पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट करता है? जहाँ पे MR इज इक्वल टू MC। अगर आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछे तो उसका भी यही होता है, MR इज इक्वल टू MC, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। चाहे वो मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो या फिर परफेक्ट कंपटीशन हो,
तीनों में सिचुएशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सेम होती है। MC इज इक्वल टू MR, MC cuts MR from below or while increasing, or you can say MC cuts MR in increasing slope। अलग अलग वर्ड होते हैं, मतलब क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि इक्विलिब्रियम कब होगा, सपोज मोनोपोली की सिचुएशन है, मोनोपोली में इस तरह के कर्व होता है, ये है MR, ये है AR, तो जहाँ पे MC कट्स MR, सपोज MC ने यहाँ काटा फिर यहाँ काटा, दो जगह पे MC ने MR को काटा, लेकिन कहाँ पे, इंक्रीजिंग में, यानी कि ऊपर बढ़ते हुए या फिर नीचे से ऊपर जाते हुए जहां पे काटेगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। सिमिलरली परफेक्ट कंपटीशन में इस तरह से होता है, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। तो यहाँ पे भी जो MC है इस तरह से कट करें, देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ पे, जहाँ पे उसने नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए काटा है और यू कैन सी इंक्रीजिंग स्लोप में कट किया है। तो मोनोपोलिस्ट की मैक्सिमाइज प्रॉफिट सिचुएशन पूछी थी, MC इज इक्वल टू MR। किसी की भी पूछे आप क्या लिखोगे, MC इज इक्वल टू MR। और दूसरा भी क्वेश्चन इसी की कंडीशन से है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक MC कट्स MR। MC MR को कहां से कट कर रहा है, फ्रॉम बिलो। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 22, ए मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट एट द पॉइंट। मल्टी प्लांट, एक से ज्यादा प्लांट है तो उसका प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होगा, MR इज इक्वल टू MC1 इज इक्वल टू MC2। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सी, लर्नर इंडेक्स इज मेजर। लर्नर इंडेक्स किसको मेजर करता है, लर्नर इंडेक्स मेजर करता है मोनोपोली पावर को। और उसने क्या इंडेक्स दिया हुआ है, P इज इक्वल टू MC अपॉन P। इस तरह से कुछ इंडेक्स है जो कि उसने फॉर्मूला दिया है, बाकी डिटेल में इसका जाना नहीं है, थोड़ा सा बस बेसिक पता होना चाहिए। लर्नर इंडेक्स क्या है, मोनोपोली पावर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर अ फर्म विद मोनोपोली पावर, अगर एक फर्म के पास मोनोपोली पावर है तो वो MC के इक्वल प्राइस चार्ज करेगी, MC से कम करेगी, एक्सीड MC और नन। भाई मोनोपोली पावर है तो ऑब्वियसली चार्ज प्राइस मोर देन MC, यानी कि प्राइस एक्सीड MC। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेलवे किस तरह का एग्जाम्पल है, आपको पता है रेलवे मोनोपोली का एग्जाम्पल है, लेकिन धीरे धीरे आजकल वो भी खत्म होता जा रहा है। अगर आपको मार्केट की बात करें तो अभी तक तो आप कहाँ रखते आ रहे हैं, रेलवे को मोनोपोली में। गवर्नमेंट की मोनोपोली है, लेकिन स्लोली प्राइवेट सेक्टर रेलवे में भी आता जा रहा है। एग्जाम्पल है बहुत सारे, आप लेटेस्ट ट्रेन्स के कोट कर सकते हैं इसमें। तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा लेटेस्ट रेलवे का एग्जाम्पल है जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हेल्प ली गई है उस पर्टिकुलर रेल के लिए। ठीक है, तो रेलवे अभी तक एग्जाम्पल कहाँ कर रहा है, थ्योरेटिकली मोनोपोली, लेकिन धीरे धीरे ये भी खत्म होता जा रहा है। और रेलवे में अगर मोनोपोली में भी क्लासीफाई करना हो तो कैसी है वो, नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, नेचुरल मोनोपोली वो मोनोपोली होती है, नेचुरल मोनोपोली इज द मोनोपोली इन विच हैवी फिक्स कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सर्विस को देने से पहले हैवी फिक्स कॉस्ट जहाँ पे करने की जरूरत पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर का ही एक पार्ट है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल मोनोपोली, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले क्या नीड होती है, हैवी फिक्स कॉस्ट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ए मार्केट विद ओनली वन बायर एंड वन सेलर। वी ऑलरेडी डिस्कस बायलैटरल और ड्यूल मोनोपोली। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 27. OPEC is an example of, OPEC किसका एग्जाम्पल है, OPEC क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसने अपना ग्रुप बनाया हुआ है ताकि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो उसको क्या कहते हैं, ओपेक। ओपेक क्या है, एक कार्टेल है, उसने ये ग्रुप बना के मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम है उसके प्राइस को क्या कर सके, इम्पैक्ट कर सके और प्राइस सेटर बन जाए। ठीक है, तो ओपेक किसका एग्जांपल है, एक कार्टेल का एग्जांपल है। क्लियर। बायलैटरल मोनोपोली, अब वी ऑलरेडी डिस्कस, वन सेलर एंड वन बायर। मोनोपोली पता ही है,
किंक्ड ओलिगोपोली कुछ नहीं होता, ओलिगोपोली में किंक्ड डिमांड कर्व होता है। कैसा डिमांड कर्व होता है? किंक्ड डिमांड कर्व। क्या होता है किंग डिमांड कर्व? यानी कि आपको अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज करनी पड़ेगी, तो आपका जो डिमांड कर्व की शेप है वो फिक्स नहीं होती, उसकी स्लोप क्या रहती है? चेंज होती रहती है। अगर डिमांड कर्व इस तरह का बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? किंग डिमांड कर्व। इस तरह का डिमांड कर्व कहाँ होता है? ओलिगोपोली में, बिकॉज कट एंड थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, हैवी इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन, यानी कि आपको अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, और इसको दिया किसने था? पॉल एम स्विगी ने इसको दिया था। किसको? किंग डिमांड कर्व। स्विगी याद आ रहा है खाने वाला, स्विगी, पॉल एम स्विगी ने इसको दिया था। Moving on the next question, question number 28. A discriminating monopolist will charge a high price from which group of customer? अगर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है, यानी कि अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है, तो कौन सी मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाएगा? जहाँ पे डिमांड क्या है? लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? भाई इलास्टिक में तो प्राइस चेंज करने से चेंजेस आ जाएंगे, परफेक्टली में वैसे ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो जहाँ पे डिमांड लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, वहां पे क्या किया जाएगा? हाई प्राइस चार्ज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29, सेलिंग मोर देन वन प्रोडक्ट एट अ सिंगल प्राइस, यानी कि क्या करती है कंपनी? कई बार एक से ज्यादा प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, डी, कुछ प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप बना के उनका सेम प्राइस रख लेती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बंडलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहते हैं? डंपिंग। इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज डंपिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? और डंपिंग को दूसरे फॉर्म में इस तरह से भी दिखाते हैं, व्हेन अ मोनोपोलिस्ट चार्ज मोर प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट एंड लेस प्राइस इन फॉरेन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डंपिंग। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर। क्लियर? दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लाएं। और लेक्चर को लाइक कीजिए, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द मार्केट स्ट्रक्चर विच हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट। द मार्केट स्ट्रक्चर विद परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर विद परफेक्ट नॉलेज। अगर फीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा फीचर भी पढ़ लेना, तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो कौन सी मार्केट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है? वो होता है परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स दैट एवरी कस्टमर। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? कि हर जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट की वर्थ के अकॉर्डिंग प्राइस को पे करे। पे व्हाट ही शी थिंक द प्रोडक्ट इज वर्थ, यानी कि जितनी वो प्रोडक्ट की वर्थ समझता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस पे करे। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सी the market structure which have large number of sellers selling differentiated product is called। differentiated product है, large number of sellers है, तो वो होता है monopolistic competition। identical और homogeneous product है और large number of sellers है, तो वो क्या होता है? perfect competition। क्लियर? तो perfect और monopoly में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है कि perfect में homogeneous होता है और monopolistic में क्या होता है? differentiated product। Moving on the next question, question number 34, the market structure in which number of seller is small with interdependence। number of seller small है, you can say few है, 10 से 12 seller हैं, 15 हैं, 10 से 15 के बीच ले लो,
अगर किसी चीज को प्रोडक्ट को सोल्ड करने वाले 10 से 15 के बीच सेलर हैं और हैवी इंटरडिपेंडेंस है तो वो क्या है, आपकी ओलिगोपोली। जैसे आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को ले सकते हो, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज हैं, ठीक है ना। आप वोडाफोन, एयरटेल, जियो का एग्जांपल लीजिए, इनमें कितना टफ कंपटीशन है कि एक को अगर डेटा के प्राइस डाउन किए तो दूसरे को भी करने पड़ेंगे, एक ने अगर कॉल सस्ती की तो दूसरे को भी करनी पड़ेंगी। तो हैवी इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस है और रिजिड बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं, यानी कि आप बहुत सोच समझ के मार्केट में अपने डिसीजन को अप्लाई करते हो, अदरवाइज यू विल लूज योर कस्टमर। तो हैवी इंटरडिपेंडेंस कहाँ होती है, इंटरडिपेंडेंस इन बिजनेस डिसीजन होती है ओलिगोपोली में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ओलिगोपोली। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या डिस्कस करता है, प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी का मतलब है आप प्राइस आसानी से चेंज नहीं कर सकते, सोच समझ के आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना पड़ता है, ठीक है। शेप बता ही दिया है आपको कैसी होती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सारे फीचर्स हैं, कौन सा फीचर नहीं है, ए। होमोजीनियस नहीं होता, कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। मोनोपोलिस्टिक में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस के लिए फर्म्स नहीं लड़ती हैं। आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, आपको उसके लिए अपने कस्टमर को कन्वे करना होगा, यू आर प्रोवाइडिंग मोर फीचर, मोर क्वालिटी, मोर अपडेटेड टेक्निक, दैट्स व्हाई यू आर चार्जिंग हाई प्राइस। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट का अलग प्राइस, हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं मोनोपोलिस्टिक में। और अगर आपसे ये पूछे कि नॉन प्राइस कंपटीशन किसमें होता है, अगेन द आंसर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्लियर। नेक्स्ट, द कोस्ट एंकर टू अल्टर द पोजीशन और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नोन एज। पोजीशन और डिमांड कर्व की स्लोप को चेंज करने के लिए जो कोस्ट एंकर की जाती है उसको बोलते हैं सेलिंग कोस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। In the short run, a monopolistically competitive firm can have। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मल या फिर लॉस होता है या नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, मोनोपोली हो या फिर परफेक्ट कंपटीशन हो, तीनों ही सिचुएशन में शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, इट में बी एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट। तीनों ही सिचुएशन में फर्म जो है रन करती है। तो चाहे मोनोपोलिस्टिक लिखा हो इस तरह की सिचुएशन, मोनोपोली लिखा हो या परफेक्ट कंपटीशन लिखा हो, तो आप क्या चार्ज करेंगे, एनी ऑफ द अबव मीन्स ईदर एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस, क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सेलिंग कोस्ट इज अ फीचर ऑफ। सेलिंग कोस्ट कौन से मार्केट स्ट्रक्चर या कंपटीशन में होती है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो, सेलिंग कॉस्ट जीरो। मोनोपोली में यही राजा है, कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी करने की जरूरत नहीं होती। बाइलेटरल मोनोपोली में वन सेलर वन बायर है, तो कौन है सेलिंग कॉस्ट का फीचर, सेलिंग कॉस्ट का फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में सेलिंग कॉस्ट होती है और मोनोपोलिस्टिक में हैवी सेलिंग कॉस्ट होती है। रेफ्रिजरेटर कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ। रेफ्रिजरेटर की कंपनी कौन सा एग्जांपल है, ओलिगोपोली। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किसी कंपनी का नेम देके आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि हम एग्जाम जो हो चुका है उसके आइडिया से ले रहे हैं, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन ही आए, कोई डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आए हुए, जो सिर्फ आपकी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए होते हैं। नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 41। Higher the price of certain luxuries article, higher will be the demand. This concept is called high price of luxury item, high demand. Means ये क्या है, exception to law of demand. तो कैसे होते हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, और इसको क्या कहते हैं, वेबलन गुड्स, क्योंकि इकोनॉमिस्ट वेबलन ने इसको पहली बार एक्सप्लेन किया था। That's why these also called वेबलन इफेक्ट,
और इसको आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी कहते हैं, आर्टिकल ऑफ शो ऑफ भी कहते हैं। ऐसे आर्टिकल जिनको लोग अपने सोशल स्टेटस से रिलेट करते हैं, ऑल दोज आर्टिकल्स कम अंडर वेबलन इफेक्ट। क्लियर? जैसे डिफरेंट तरह के शो पीस हैं, या फिर गोल्ड है, डायमंड है, इवन आजकल गोल्ड डायमंड भी सब लोग कैरी करें तो लोग अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। आई बॉट दिस फॉर तनिष्क, आई बॉट दिस ज्वेलरी फ्रॉम पीसी ज्वेलर्स। तो वही दिखा रहे हैं कि वी आर मोर डिफरेंशिएटेड कस्टमर देन अदर्स। तो जहां पे शो ऑफ की बात आती है, ऑल्स कम्स अंडर वेबलन इफेक्ट्स। क्लियर? गिफिन क्या होता है? गिफिन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स whose price effect is positive and income effect is negative. इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, गिफिन गुड्स का इनकम इफेक्ट भी क्या होता है? नेगेटिव। प्राइस इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, इंफीरियर गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव, और गिफिन गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई वी कैन स्टेट्स दैट गिफिन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्लियर? देन डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? शो ऑफ करके, यानी कि जो शो ऑफ इम्पैक्ट है, किसी को देख के आपकी डिमांड के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई उसने ये खरीदा तो हम भी खरीदेंगे, उस तरह की जो चीजें होती हैं, किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, आपने सेलिब्रिटीज को देखा और उसको देख के फिर चीजें खरीदी कि ये ब्रांड का एड इसने किया है, उस तरह की चीजें कहाँ जाती हैं? डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में। तो आपसे लग्जरीज आर्टिकल के बारे में पूछा था, तो वो क्या है? वेबलन इफेक्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी द डिमांड कर्व इज। अगर हम परफेक्ट इलास्टिसिटी की बात करें, इन द केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी द डिमांड कर्व इज, देखिए एक बार मैं सारा ही आपको बना देती हूँ। ये हमारे पास पूरा फॉर्मेट है, ये है परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि यहाँ पे क्या है? इन्फिनेटिव। ये क्या है? इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। जीरो प्राइस की बात करो या सप्लाई है तो सप्लाई भी जीरो होगा। ठीक है? अगर बात करते हैं हम इक्वल टू 1 की, तो वो सेंटर में रहेगा 1 इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे क्या होता है? सॉरी, लेस देन 1, और यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन 1। क्लियर है? ये हो गया इन्फिनेटिव, ये हो गया लेस देन 1, ये हो गया इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और इन्फिनेटिव। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दिमाग में इसको थोड़ा सा आप रख सकते हो डायग्राम को अपने, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो कि आप किस तरह से उस इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करोगे। आपसे पूछा है परफेक्ट इलास्टिसिटी, तो परफेक्ट इलास्टिसिटी कब होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि फिक्स होने के बाद भी चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्टली इनइलास्टिक, वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है? तो इस तरह से इलास्टिसिटी का थोड़ा सा सप्लाई और उसका आप दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में कोई वेरिएशन नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, डैश डिमांड फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू द बिजनेस कंडीशन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एज अ होल। ध्यान दीजिए, डैश डिमांड फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू द बिजनेस कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? मैक्रो लेवल की बात हो रही है। जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो क्या करेंगे? मैक्रो लेवल। अगर हम फर्म की इंटरनल कंडीशन की बात करते हैं, फर्म के प्राइस की बात करते हैं, फर्म की कॉस्ट की बात करते हैं, तो वो क्या है? माइक्रो लेवल। बट अब अगर इकोनॉमी एज अ होल बात करेंगे, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो लेवल और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज रेलेवेंट ओनली इन। आपको बताया, पहले ही बता दिया था कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस कहाँ होता है? शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, the proportionate change in the quantity of demand of a commodity in response to change in the price of another related commodity is called।
proportionate change in price of, ध्यान दीजिए, quantity demanded of a one commodity due to change in price of another related commodity, यानी कि change in quantity of X due to change in price of Y is called cross elasticity. देखिए रिलेटेड गुड्स होते हैं लेकिन इसको रिलेटेड इलास्टिसिटी नहीं कहते, क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी. और किसकी होती है क्रॉस इलास्टिसिटी? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. In case of substitute goods and complementary goods, demand of one commodity is related to price of another commodity. इनको related goods कहते हैं लेकिन इनकी elasticity को क्या कहते हैं? Cross elasticity. और price elasticity क्या होता है? Change in quantity of X due to change in price of X. Same. Income elasticity, change in quantity demanded due to change in इनकम. ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम. अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, ये तो एक जस्ट परसेंटेज वाले फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन प्राइस ऑफ एक्स. और अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो ईपी क्या होता है? सिंपल परसेंटेज मेथड से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. अगर आप इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू, यानी कि प्राइस को किससे रिप्लेस कर दो? इनकम से. इसी तरह से रिलेटेड गुड्स की भी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर देते हैं. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इलास्टिसिटी का हमने डिस्कस कर लिया था अभी कि जो इनकम इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? पॉजिटिव. नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी और इंफीरियर गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? नेगेटिव. ठीक है. क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी होती है पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? नेगेटिव. क्लियर? मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी चीजें क्वेश्चन करते समय याद आ जा रही हैं वो साइड बाय साइड आपको बताती जा रही हूँ. क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स की पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की नेगेटिव, नॉर्मल गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स की नेगेटिव और गिवन गुड्स क्या होते हैं? इज अ पार्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स. प्राइस इलास्टिसिटी ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. Clear? Now moving on the next question, question number 46. Dash is the process of finding current value of demand for various value of prices and other determining variable. See, dash is the process of finding current value of demand. Current value of demand calculate की जा रही है various value of prices पे और and other determining variable. तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिमांड फंक्शन. क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले सारे फंक्शंस को, सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, फैशन, सीजनल वेरिएशन. देयर आर लोट्स ऑफ फैक्टर विच इम्पैक्टेड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. तो हम डिमांड पे जो इम्पैक्ट सारा स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन. और ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है कि डिफरेंट प्राइस पे क्या डिमांड होगी, 10 है तो 100 यूनिट, 12 है तो 80, 15 है तो 50 यूनिट्स, इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल. यानी कि डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड शो करते हैं, ये क्या होता है? डिमांड शेड्यूल. और इस डिमांड शेड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डिमांड कर्व. क्लियर? ठीक है. एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस. प्राइस में फ्लक्चुएशन से क्वांटिटी चेंज हो रही है, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है. देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47.
In the case of dash, a small change in price leads to very big change in the quantity demanded. अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, ज्यादा चेंज आ रहा है. स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू वेरी बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में थोड़े से चेंज से ज्यादा चेंज आता है. मीन्स चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी को अगर रिलेट करोगे तो अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यानी कि चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक में चेंज ही नहीं होता, फिक्स रहती है. और परफेक्टली इलास्टिक में तो प्राइस में बिना चेंज हुए ही इतना ज्यादा डिमांड में फ्लक्चुएशन होता रहता है. यूनिट इलास्टिक, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस. कार एंड पेट्रोल आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच यूज टुगेदर टू फुलफिल ए पर्टिकुलर नीड. एक नीड है और उसको पूरा करने के लिए एक से ज्यादा गुड्स की नीड होती है कंबाइनली, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स, गुड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. आपको लिखना है तो आप पेन से भी लिख सकते हो, पेंसिल से भी लिख सकते हो, वो क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स. आपने रिनोल्ड्स का पेन लिया है, आपने जेटर का पेन लिया है, आपने सेलो का पेन लिया है, कोई भी अलग अलग ब्रांड का पेन लिया है तो वो क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट. ठीक है, कई बार इससे भी वेरिएशन कर लेते हैं. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. द लॉ ऑफ डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डैश एंड क्वांटिटी डिमांडेड. देखिए जो लॉ ऑफ डिमांड है वो शो करता है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम यही दिखाते हैं कि डिफरेंट प्राइस पे कौन सी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है. प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस. प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. क्लियर. इसकी शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग है. कई बार इसका रीजन भी आ जाता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, क्योंकि जब प्राइस डाउन होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. मीन्स सेम इनकम से कंज्यूमर आर एबल टू परचेज मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो रिलेटेड कंसेप्ट आप कोशिश करना थोड़ा सा गो थ्रू होने का. मैं कोशिश करूँ जितना हो सके मैक्स टू मैक्स आपको बताने के लिए. क्लियर है. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मेन ये रीजन क्या है, और ये रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व. पहला तो हो गया देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन इनकम इफेक्ट. और इनकम इफेक्ट में क्या है, रियल इनकम इफेक्ट. प्राइस डाउन होने की वजह से कंज्यूमर सेम इनकम से मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज कर पाता है, तो उसको बोलते हैं रियल इनकम इफेक्ट और इनकम इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक कमोडिटी के प्राइस चेंज से दूसरी कमोडिटी के ऊपर डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ऑल आर द रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व. तो हमसे सीधा सिर्फ यहाँ पे रिलेशन की बात की गई थी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया था, प्राइस. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. In dash price fixed cost are excluded. In dash pricing fixed cost are excluded. इनमें से कौन सी प्राइसिंग में फिक्स कॉस्ट को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ कौन सी कॉस्ट ली जाती है, वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, देखिए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है ही, बिजनेस चले नहीं चले, प्रोडक्शन जीरो हो मैक्सिमम हो, फिक्स कॉस्ट तो देनी ही देनी है. इसलिए मार्जिनल कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल होता है. तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ किसे कंसीडर किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 51. हु क्लासिफाई इकोनॉमिक ऑफ स्केल इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इकोनॉमिक ऑफ स्केल होती है, इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल गेट होती है ड्यू टू रिटर्न टू स्केल. तो ये किसने इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी का कंसेप्ट क्लासिफाई किया था, वो किया था प्रोफेसर मार्शल ने. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 52, want satisfying power of a commodity is called utility. Want satisfying power of a commodity is called utility of that particular commodity. क्लियर? किसी भी चीज का डिमांड होने के लिए, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसी चीज के लिए डिमांड होने के लिए क्या नेसेसरी है, विलिंगनेस टू परचेज अ पर्टिकुलर कमोडिटी प्लस हैविंग परचेजिंग पावर. हैविंग परचेजिंग पावर, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है. फॉर कन्वर्टिंग विलिंगनेस इनटू डिमांड और फॉर stating anything into demand, two things are needed, willingness to purchase and having purchasing power. कंज्यूमर चीज को खरीदना चाहता है और उसके पास पैसे हैं, तभी उसकी जो विलिंगनेस है, डिजायर है, वो किसमें कन्वर्ट होगी, डिमांड में. कोई कंज्यूमर कोई चीज को खरीदने के लिए या डिजायर करता है, विलिंगनेस करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, विलिंगनेस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू डिमांड. एक कस्टमर के पास परचेजिंग पावर है, उसके पास पैसे हैं, लेकिन उस कमोडिटी को वो खरीदना नहीं चाहता, देन अगेन परचेजिंग पावर इज नॉट कन्वर्टेड इनटू डिमांड. क्लियर? कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53. The concept of MRS, marginal rate of substitution, is an important tool in analyzing. MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो डिमांड को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है. MRS क्या होता है? द सेक्रीफाइस ऑफ वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी टू परचेज द अनदर यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. Sacrifice made for one commodity to purchase the extra unit of another commodity is called MRS, marginal rate of substitution. और ये होता क्या है? सपोज x एंड y दो कमोडिटी हैं जो कि इनडिफरेंस कर्व की सिचुएशन में होती है. x और y दो कमोडिटी हैं और ये है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करने वाला इनडिफरेंस कर्व. अगर आप x की यूनिट इंक्रीज करना चाहते हो तो y की यूनिट क्या करनी पड़ेगी आपको? डिक्रीज. तो ये जो y की यूनिट डिक्रीज करके x की यूनिट इंक्रीज की है, इस सेक्रीफाइस को क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और यू कैन से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y. ठीक है, यानी कि मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन जो इसका एक्स्ट्रा यूनिट के लिए करा जा रहा है, उसका प्रोपोर्शन से हम क्या निकालते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए इसके साथ क्या जाता है? नेगेटिव साइन. अभी यहाँ पे मैंने बात की MRS का फंडा कहाँ आता है? इंडिफरेंस कर्व पे. ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. यानी कि इस कर्व पे कंज्यूमर कहीं भी लाई करे, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? सेम होगा. सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? एक कमोडिटी की यूनिट ज्यादा यूज कर रहा होगा, दूसरे की कम यूज कर रहा होगा, बट सेम इंडिफरेंस कर्व पे ईच एंड एवरी पॉइंट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सपोज ये IC1 था, ये IC2 है, इसका भी हर एक पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन इसका हर एक पॉइंट IC1 से क्या देगा? ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. क्लियर है? हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दूसरे को काटते नहीं है कभी भी. ठीक है, इनकी स्लोप कैसी होती है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. क्लियर? अब कई बार कई लोगों को ये भी कंफ्यूज होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में भी क्या फर्क है. कॉनकेव और एक कैसी स्लोप होती है? कॉन्वेक्स. इस तरह की जो स्लोप होती है इसे बोलते हैं कॉनकेव, और ऐसी स्लोप को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स. कॉनकेव स्लोप कब होती है? जब इंक्रीजिंग सेक्रीफाइस होता है, यानी कि ईच एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता जाता है, तो उस सिचुएशन में कॉनकेव शेप होती है. और ईच एक्स्ट्रा यूनिट के लिए अगर सेक्रीफाइस डिक्रीज होता जाता है तो शेप कैसी रहती है? कॉन्वेक्स. सपोज एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा दूसरी कमोडिटी की 5 यूनिट, दूसरी यूनिट के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा 7 यूनिट, तीसरी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा 10 यूनिट. ठीक है, पहली के लिए 5 का सेक्रीफाइस किया, दूसरी बार 7 का किया, फिर 3 का किया, सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है.
तो अगर सेक्रीफाइस इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग सेक्रीफाइस है, तो स्लोप कैसी बनती है? कॉनकेव। और अगर सेक्रीफाइस कैसा है? डिक्रीजिंग है, सपोज 1 एक्स्ट्रा यूनिट के लिए 5 सेक्रीफाइस करना है, दूसरी यूनिट के लिए 4 सेक्रीफाइस किया, तीसरी यूनिट के लिए 3 यूनिट दूसरी कमोडिटी की सेक्रीफाइस की, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में होता है कॉन्वेक्स, यानी कि इंक्रीजिंग सेक्रीफाइस है तो कॉनकेव शेप होगी, और डिक्रीजिंग सेक्रीफाइस है तो क्या होती है? कॉन्वेक्स शेप। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द आर्क मेथड इज यूज्ड टू मेजर। आर्क मेथड का यूज किस लिए करते हैं? आर्क मेथड प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का तरीका है। इससे प्राइस इलास्टिसिटी मेजर की जाती है। अगर एक कर्व है, उस कर्व में आप 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, तो कौन सा तरीका यूज करते हैं? इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व। ये कौन सा तरीका है? आर्क मेथड। ठीक है, आर्क मेथड का इसमें यूज किया जाता है। आर्क मेथड, और इसको मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं। जैसे कि परसेंटेज में हम ईपी निकालते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इसी तरह से अगर आप आर्क मेथड यूज कर रहे हैं या मिड पॉइंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ईपी होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू एवरेज ऑफ प्राइस अपॉन एवरेज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक्स आपको पता होंगे, तो पेपर में इतना ज्यादा टफ इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, बेसिक से ही आता है। क्वेश्चन नंबर 55। A graphical representation of alternative production possibility curve facing economy is known as। एक इकोनॉमी अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को शो कर रही है, तो उसको किस ग्राफ से शो किया जाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 commodity which an economy प्रोड्यूस विद देयर गिवन रिसोर्सेज। इसमें यह माना जाता है कि एक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज से फिर 2 कमोडिटी बना सकती है। कुछ भी दे दो उसको नाम, ये हो सकता है ये बेसिक नीड की कमोडिटी हो, ये सेफ्टी की हो, कुछ भी 2 कमोडिटी बना सकती है और सारे रिसोर्सेज को इसी में यूटिलाइज कर रही है। तो जो फुल एफिशिएंसी के साथ सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करके जो बनाती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसको बोला जाता है। इसका हर एक पॉइंट शो करता है कि जो इकोनॉमी है उसने अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज किए हैं। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट पे कोई इकोनॉमी ऑपरेट करिए, इट मीन्स दैट इकोनॉमी इज नॉट यूटिलाइजिंग देयर फुल रिसोर्सेज, यानी कि उसके पास स्कोप है, वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके यहाँ तक पहुंच सकती है। अगर इसके बाहर का कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को अटेन नहीं किया जा सकता, सपोज जी पॉइंट पे कोई इकोनॉमी ऑपरेट करना चाहती है, तो उसको अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब वो जाके उसको अटेन कर पाएगी। क्लियर? यानी कि अंदर के पॉइंट का, इनसाइड पॉइंट का मतलब है नॉट फुली यूटिलाइज और लेस एफिशिएंटली यूटिलाइज, बाहर का पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट नॉट अटेनेबल, और ऑन द पीपीसी कर्व मीन्स परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? लॉरेंज कर्व का यूज किया जाता है इनकम इनइक्वालिटी के लिए। एवरेज कॉस्ट कर्व वी ऑलरेडी डिस्कस। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट। सपोज 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 10 है और 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 15, तो एमसी क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट 5, और यू कैन से TCN माइनस TCN माइनस 1। इसको डेरिवेटिव की हेल्प से भी निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन एंड डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव और शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। हमसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। Moving on the next question, question number 56. The condition of equilibrium in case of 2 goods. 2 goods की सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? MUA upon PA is equal to MU upon PB. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
एक कमोडिटी है तो प्राइस के इक्वल होगा, दो है तो उनका जो प्रोपोर्शनेट प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉम्बिनेशन है वो इक्वल होगा, और समटाइम इस तरह से भी होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल, इस तरह से भी इक्वेशन होती है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिसोर्स एलोकेशन इज डन बाय। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। यानी कि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन से ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, सिर्फ वो रूल रेगुलेशन बनाती है। अब देखिए कोई भी आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कोई भी इकोनॉमी ना तो प्योरली कैपिटलिस्ट रही है ना प्योरली सोशलिस्ट रही है, तो सब जगह इंटरफेयर आ गया है। बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को फ्रीडम है, गवर्नमेंट का लेस इंटरफेरेंस है, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट मैकेनिज्म की वजह से इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, एलोकेशन क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट की बात की है तो फ्री मार्केट मैकेनिज्म और फ्री मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। और अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो वहाँ पे प्लानिंग कमीशन होता है जो कि सारे डिसीजन देता है रिसोर्स एलोकेशन को से रिलेटेड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58. द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कोस्ट मेक द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वेस। अगर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी तो कैसा होता है? कॉनकेव। मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग केस में कॉनकेव, डिक्रीजिंग में कॉन्वेक्स और कांस्टेंट में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। इंक्रीजिंग में कॉनकेव, डिक्रीजिंग में कॉन्वेक्स, और अगर सिचुएशन कैसी है? स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, और यू कैन से द सेक्रीफाइस मेड टू गेट बेस्ट अल्टरनेटिव और अदर अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैच करना है कि किसके साथ कौन जाएगा। सी, किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली में होता है और ये प्राइस रिजिडिटी को दिखाता है, तो ये दो के साथ जा रहा है। ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा। किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली में होता है, प्राइस रिजिडिटी को शो करता है। मोनोपोलिस्टिक में एक्सेस कैपेसिटी होती है, प्राइस लीडरशिप होती है मोनोपोली में, और ग्रुप इक्विलिब्रियम होता है आपका ओलिगोपोली में ही। देखते हैं किसके साथ कौन जा रहा है। फर्स्ट के साथ सी, यानी कि डी आंसर हो रहा है तो इसी से मिल गया। फर्स्ट के साथ सी नहीं है, सॉरी, ये है आपका किंग डिमांड कर्व। हाँ, फर्स्ट के साथ सी, फर्स्ट के साथ सी। किंग डिमांड कर्व किसको शो करता है? प्राइस रिजिडिटी को। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी होती है, प्राइस लीडरशिप होती है ओलिगोपोली में, और ग्रुप इक्विलिब्रियम होता है मोनोपोलिस्टिक डिमांड में। ये थोड़ा सा कुछ चीजें इसमें कई बार कंफ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन हमें देखना है कि बेस्ट मैच कहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पे किंग की बात करें तो वो ओलिगोपोली से भी जाता है और प्राइस रिजिडिटी से भी जाता है। अब यहाँ पे हम अगर प्राइस लीडरशिप की बात करें तो प्राइस लीडरशिप मोनोपोली में भी होता है कुछ हद तक और ओलिगोपोली में भी होता है, लेकिन मैच किससे जा रहा है हमारा? ओलिगोपोली से, क्योंकि ग्रुप इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? मोनोपोलिस्टिक में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 16. What will be the impact on equilibrium price when increase in demand is more than increase in supply? अगर आपका increase in demand is more than increase in supply, सबसे पहले तो equilibrium समझ लीजिए, ये तो बात की बात है। equilibrium क्या होता है? When demand is equal to supply. जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इफ चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन सप्लाई, देन इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाता है? इंक्रीज। व्हेन चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन सप्लाई, देन प्राइस क्या हो जाएगा? डाउन। व्हेन चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई,
तो कैसा हो जाएगा, एक नो चेंज। और इसकी बहुत सारी लेस और मोर करके भी चीजें हो सकती है, ठीक है, क्लियर। हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी हो, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कांस्टेंट, सप्लाई वही की वही है, डिमांड चेंज होगी तो भी प्राइस क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई चेंज हुई है, डिमांड उतनी की उतनी है, प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्लियर है। चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस अप। चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में चेंज ज्यादा हुआ है, डिमांड में कम हुआ है, प्राइस डाउन। इक्वल चेंज हुआ है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड चेंज हुई है, सप्लाई कांस्टेंट है, प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई चेंज हुई है, डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस डिक्रीजेस, क्लियर। तो ये कुछ 60 क्वेश्चन थे जो कि बेसिक चीजों से लिए हुए थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 60 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।